नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला आज आपके समक्ष एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे वर्ण अक्षर की। आज हम बात करेंगे वर्ण विक्षेप की। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है? वर्ण अक्षर और अक्षर क्या वर्ण नहीं कहे जा सकते हैं? वर्ण विक्षेप कैसे करें? अनुस्वार का अनुनासिक का वर्ण विक्षेप कैसे करें? मात्राओं का वर्ण विक्षेप कैसे करें? आधे अक्षर का वर्ण विक्षेप कैसे किया जाता है? अक्षर और वर्णों को कैसे गिना जाता है? बात हम वर्ण की करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। कहने का आशय है कि जो स्वर विहीन अक्षर होते हैं वही वर्ण कहलाते हैं, वो अक्षर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब यहाँ देखिए कि संपूर्ण स्वर अर्थात अ से लेकर औ तक संपूर्ण स्वर और हल चिन्ह लगे व्यंजन, जो आप व्यंजन पढ़ते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, इसका जो मूल रूप होता है वो हल चिन्ह के रूप में ही होता है। तो कहने का आशय है कि संपूर्ण स्वर अ से औ और हल चिन्ह लगे व्यंजन जो मूल ध्वनि है। तो समझने के लिए ये समझिए कि जो मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि क्या है? हल चिन्ह के साथ लगे जितने व्यंजन है वही मूल ध्वनि है। जब स्वर समाहित हो जाता है तो अक्षर की श्रेणी में आ सकते हैं और उसको हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला अंतर, वर्ण जो है वो स्वरहीन होता है, स्वर विहीन होता है, लेकिन जो अक्षर होता है वो स्वर सहित होता है। अब देखिए बात हम अक्षर की करें। स्वर सहित वर्ण अक्षर कहलाते हैं। स्वर सहित जिसमें स्वर समाहित हो, चाहे कि हो, मी हो, अ हो, न हो, ये सब क्या है? ये स्वर सहित हैं। स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होती। पहले मैं बता चुकी हूं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। तो आप समझिए कि स्वर सहित वर्ण अक्षर कहलाते हैं जो ध्वनि एक आघात में बोली जाती है, जो ध्वनि एक आघात में बोली जाती है। जितनी भी हमारी मात्राएं हैं वो एक आघात में बोली जाती है। आप बोलकर देखिए अ आ ई। और उसी प्रकार जो अक्षर होते हैं उनको भी हम एक आघात में बोलते हैं, जैसे अ, क, च, प, मी। तो यहां समझिए कि ध्वनि एक आघात में बोली जाती है। अक्षर को टुकड़ों में बांट सकते हैं। यानी अक्षर को हम टुकड़ों में कैसे बांटेंगे? आप यहां देखिए क प्लस अ बराबर क। तो जब हम इस क में स्वर निकाल लेते हैं, जब हल चिन्ह के रूप में क लिखा जाता है तो वो वर्ण कहलाता है, लेकिन जब हम का के रूप में लिखते हैं तो ये अक्षर कहलाता है। तो आपने अंतर समझ लिया वर्ण और अक्षर में। अब वर्ण में कौन से अक्षर आते हैं? हल चिन्ह लगे हुए जितने व्यंजन हैं वो वर्ण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब बात हम स्वर की करेंगे तो स्वर सहित जितने व्यंजन हैं वो अक्षर कहलाते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी स्वर हैं वो भी अक्षर की श्रेणी में रखे जाते हैं। यानी वो वर्ण की श्रेणी में भी रहेंगे, वो अक्षर की श्रेणी में भी रहेंगी। वर्ण में उनके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, और जब अक्षर की बात करेंगे, स्वरों की बात करेंगे, तो वो एक आघात में बोला जाता है। तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा या कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। अब हम बात करेंगे वर्ण विक्षेप की, कि वर्ण विक्षेप किसे कहते हैं। विक्षेप का मतलब होता है अलग अलग करना। और किसको अलग करना? जब एक शब्द आपके सामने आता है तो उसको अलग अलग लिखना, यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विक्षेप की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए मैंने लिखा है कि शब्द में जितने भी वर्ण आते हैं उनको जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेप कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे वर्ण विक्षेद यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। किसी भी शब्द में जितने भी अक्षर आते हैं उसमें स्वर और व्यंजन को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसी को हम वर्ण विक्षेप कहते हैं। उदाहरण देखिए आप कि जैसे मैंने यहाँ लिखा राम। अब राम आपको देखने से समझ में आ रहा है कि कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, र और म। लेकिन जब हम वर्ण विक्षेप की बात करेंगे तो जितने भी स्वर हैं, जितने व्यंजन हैं, उनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो राम, र प्लस आ प्लस मा प्लस आ, तो ये क्या हो गया? ये बन गया हमारा राम। अब इसमें अगर हम वर्णों की बात करेंगे तो 1 2 3 4
4 वर्ण आते हैं, लेकिन जब इसको कोई अक्षर के रूप में पूछेगा कि राम शब्द में कितने अक्षर हैं तो 2, कितने वर्ण हैं तो 4। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हम राम को र अ म अ के रूप में लिखेंगे तो इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, लेकिन जब हम इनको समेट कर लिख देते हैं राम तो इसको कहते हैं वर्ण संक्षेपण। आपने अभी समझा वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। आपने समझा कि वर्ण विक्षेप किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक का वर्ण विक्षेप कैसे किया जा सकता है। इसमें लोग थोड़ा सा संशय में रहते हैं। अब अनुस्वार आपको बताया गया है कि जो किसी भी वर्ग का जो 25 स्पर्श व्यंजन है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है उसी को हम अनुस्वार कहते हैं और बिंदी के रूप में हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ हम जब वर्ण विक्षेप करते हैं तब इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसको अलग अलग लिखा जाता है। हर बार हम अंग लगाकर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पंचमा अक्षर वर्ण विक्षेप में होना आवश्यक है। अब यहाँ देखिए अनुस्वार, अब यहाँ देखिए क वर्ग, क वर्ग बोल के देखिए क ख ग घ ङ, यानी पांचवा क्या है आपका, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब च वर्ग बोलकर देखिए च छ ज झ ञ, यानी जितना भी मैंने क वर्ग का पंचमाक्षर, च वर्ग का पंचमाक्षर, ट वर्ग का पंचमाक्षर, त वर्ग का पंचमाक्षर और प वर्ग का पंचमाक्षर आपको लिखा है, ये अनुस्वार के रूप में शब्दों में लगाए जाते हैं। जब ये लगाए जाते हैं तो बिंदी के रूप में दर्शाए जाते हैं, लेकिन जब इनका वर्ण विक्षेप किया जाता है तो बहुत गूढ़ होता है। हमेशा आप अंग लगाकर नहीं कर सकते हैं। जिस वर्ग का अक्षर होगा वही वर्ण विक्षेप में आएगा। अब देखिए मैंने एक शब्द लिखा गंगा। अब आप बोल के देखिए क ख ग, ग किस में आ रहा है, क वर्ग में आ रहा है। क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, ग है। तो देखिए यहाँ पर आप ग हल वाला ग, यहां देखिए आप इसको हम कैसे वर्ण विक्षेप करेंगे, ग प्लस अ प्लस ग प्लस ग प्लस आ। तो आपने यहां देखा कि यहाँ जो पंचमा अक्षर आया, चूंकि ये क वर्ग की बात कर रहा है तो पंचमा अक्षर ग आएगा, यही लोग गलती कर देते हैं। अब हम च वर्ग की बात करेंगे और हमने एक शब्द लिया चंचल। अब आप बोल के देखिए क्या ये क वर्ग का है, नहीं, ये हमारा च वर्ग का है, क्योंकि जहां ये अनुस्वार लगा है उसके सामने च वर्ग का वर्ण आया है, चा ही आ गया है, तो इसका वर्ण विक्षेप करेंगे, दिया चंचल। अब यहाँ देखिए ट वर्ग में ण आता है, ट ठ ड ढ ण, ण आया तो पंचमाक्षर हमारा क्या ण है, मैंने यहाँ लिखा डंडा। अब बोल कर देखिए ट ठ ड, हमारा तीसरा वर्ण क्या है, ट वर्ग का ड है, तो यानी इसमें ण लिखा जाएगा। जब हम बिंदी के रूप में इसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब वर्ण विक्षेपण होता है तो उसको आपको जानना जरूरी है कि वर्ण विक्षेप में हम इसको कैसे अलग करके लिखेंगे। अब देखिए ड प्लस अ प्लस ण प्लस ड प्लस अ, अब इस तरह से हमने लिख दिया। अब त वर्ग की बात करें, त थ द ध न, पंचमाक्षर न। अब हमने यहाँ पंत लिखा, क्या लिखा, पंत लिखा। इसमें आपका अनुस्वार लगा है, लेकिन आप उसके बगल देखिए कि कौन सा वर्ण आ रहा, किस वर्ग का वर्ण आ रहा है। तो आ रहा है ये किस वर्ग का, त वर्ग का, और त वर्ग का पहला ही अक्षर है त। अब प प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस आ बन गया पंत। अब हम प वर्ग की बात करेंगे, प फ ब भ म। प वर्ग की बात हमने किया तो प वर्ग में पंचमाक्षर मां है, तो ये आपको ध्यान लगाना है कि हम इसको कैसे लिखें। तो हमने लिखा संपन्न, स प्लस अ म प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस आ बन गया संपन्न। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि अगर आपने इसको लगा दिया या इसको सब में लगा दिया तो गलत हो जाएगा, आपका पंचमाक्षर ही होना चाहिए। अगर अनुस्वार के जस्ट बगल उसके तुरंत बाद क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो उसी ग्रुप का पंचमाक्षर वहां लगा दिया जाता है। अब हम एक बात करते हैं कि यदि वर्ग से बाहर बिंदु हो,
वर्ग से बाहर अगर किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदु लगा हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि वर्ग से बाहर बिंदु हो तो अंक को ही लगाना है। अगर इन पांचों वर्गों में आता है तो हम उसका पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में लगाएंगे। लेकिन अगर इस वर्ग के यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग से अलग अगर बिंदु दिखाई पड़ता है तो उसके लिए हमें अंग ही लगाना है। अब यहां देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिया संयम, क्या लिया? संयम। अब आपने उसके बगल देखा तो यह आया है, तो ये सोचने की बात है कि ग्रुप का तो है नहीं, तो इसमें हम क्या लगाएं। तो इसमें हम करेंगे स प्लस अ। ये भी ध्यान रखना है कि स में अंग समाहित है तो इसको सा के पास अ नहीं लगाएंगे, स में हल चिन्ह लगाएंगे, फिर अंग लिखेंगे क्योंकि संग में अंग समाया है। तो ये स्वर समझ लीजिए कि ये स्वर इसमें नहीं लग के अंग ही लगेगा। तो स अंग य अ म अ, तो इस तरह बन गया ये संयम। अब हम बात कर लें अनुनासिक की। अनुस्वार आप समझ गए, अब अनुनासिक की बात करेंगे। आपको चंद्र बिंदी के रूप में, यहाँ चंद्र बिंदी के रूप में दिखाई पड़ता है, इसी को हम अनुनासिक कहते हैं। अब इसका वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? तो अंग के रूप में ही समझिए। किसी भी वर्ण के साथ ये जब लगा होता है तो इसको जब हम अलग करते हैं तो उसी रूप में सामने लिख देते हैं। जैसे हमने संयम में अंग लिखा, वैसे यहाँ अ के रूप में हम अलग करके लिख देंगे। तो जैसे हमने यहाँ लिखा चांद, क्या लिखा? चांद। चांद में च प्लस अ प्लस द प्लस आ बन गया हमारा चांद। अनुनासिक और अनुस्वार के बाद अब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र की बात करते हैं। इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे ये भी आपको जानना आवश्यक है। हमारा क्ष हो, त्र हो, ज्ञ हो या श्र हो, ये दो वर्ण या कहें तीन वर्णों से मिलकर बना है। जैसे अगर हम बात करेंगे क्षमा की, तो क्षमा का हम वर्ण विच्छेद कैसे करें? क, श और आ बनकर क्या बनता है? क्ष बनता है और म प्लस आ बन गया हमारा क्षमा। सबसे पहले हम क्ष का वर्ण विच्छेद करेंगे, या क, श और आ मिलकर बना हुआ है, और मां में पहले की तरह वही म प्लस आ, तो बन गया आपका क्षमा। अब त्रिशूल की बात करेंगे, त्रिशूल। अब त्रिशूल की बात करेंगे तो पहले हम ये त्र किससे बना है इसको लिखेंगे। त्र बना है त और र से, तो त और र से क्या बन गया? त्र, और ई लगाएंगे इसमें। एक चीज और ध्यान रखना है, किसी भी वर्ण में केवल एक ही मात्रा लग सकती है, दो मात्राएं नहीं लग सकती हैं। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर त्रि की बात हो रही है तो त प्लस र प्लस अ नहीं करेंगे, जो उसमें मात्रा लगी है उसी रूप में हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ हो गया त्रि और फिर श प्लस उ प्लस ल प्लस अ बन गया क्या? त्रिशूल। अब ज्ञ की बात करें यानी ज्ञानी, तो ज्ञ में क्या करना है हमें? ज प्लस ज्ञ। अब आपका ज्ञ कैसे बनता है उसको अलग करिए। ज्ञ प्लस आ, क्योंकि ज्ञ के ऊपर आ निकल रहा है स्वर, तो ज्ञ न प्लस ई बन गया हमारा ज्ञानी। अब यहाँ श्र की बात करेंगे, श्रमिक। श में र लगा है, पदेन र लगा है, तो श र। अब पदेन र हमेशा पूर्ण होता है और श जो हमारा है वो अर्ध अक्षर है, इसलिए ध्यान रखना है कि श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस ई प्लस क प्लस आ, और बन क्या गया हमारा श्रमिक। तो इस प्रकार से आपने संयुक्त व्यंजन को देखा कि उसका वर्ण विच्छेद कैसे कर सकते हैं। अब बात अगर संयुक्त की है तो हम रेफ और पदेन यानी रा के रूप की भी बात कर लेते हैं। अब रेफ की बात करेंगे। रेफ में मैंने एक शब्द लिया कर्म। अब ध्यान क्या रखना है कि रेफ में जो उड़ंती रा लगता है वो आधा होता है, तो वो वर्ण जो है वो आधा होगा, लेकिन यहाँ क पूर्ण होगा। जैसे क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, तो बन गया कर्म। अब यहाँ बात पदेन की कर लें। पदेन यानी अक्षर के जो पैर पर लगाए जाते हैं, पदेन र। अब यहाँ मैंने लिखा क्रम, ये कर्म है, ये क्रम है। क्रम में देखिए ये हमेशा क्या होता है, इसमें क आधा होता है लेकिन र पूर्ण होता है।
इसका भी विच्छेद करने से पहले ध्यान रखिए कि रेत में जो यहाँ उड़ंती रा लगा है वो आधा है और जो पदेन में रा लगता है वो पूर्ण होता है। तो क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ ये भी पदेन है, तो इसमें भी आपको समझना है कि ट यहाँ आधा है लेकिन र यहाँ पूरा है। ट प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो इस प्रकार बन गया ट्रक। संयुक्ताक्षर की संयुक्ताक्षर क्या होता है? जब दो या अधिक व्यंजनों के मध्य में स्वर नहीं होता है तो पहला व्यंजन अंतिम व्यंजन के साथ जाकर मिल जाता है, इसी को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, प्रत्यक्ष मैंने लिखा, प्रत्यक्ष यहाँ है प प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ, ये क्या बन गया हमारा प्रत्यक्ष। इसमें कितने वर्ण हैं? 9 हैं, लेकिन जब हम अक्षर की बात करेंगे तो 3 ही अक्षर मानेंगे, क्योंकि जो आधा अक्षर होता है उसकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि वो स्वर विहीन है और वो अक्षर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। संयुक्त अक्षर के बाद हम देखेंगे मात्राओं का वर्ण विक्षेप। अब मात्राओं का वर्ण विक्षेप देखिए कि अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, इनका वर्ण विक्षेप हम कैसे करें? ध्यान रखना आपको क्या है कि जो मात्राएं हैं इनको टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। जिस अक्षर में आते हैं वही रूप इनका लिख दिया जाता है विच्छेद करके। तो हमें इसे व्यंजन का मूल रूप और स्वर को अलग अलग करके लिखना है। तो इसमें कितने वर्ण आते हैं? इसके 2 गुने वर्ण आ जाते हैं। अगर ये अक्षर के रूप में 3 है तो ये वर्णों के रूप में 6 है। जैसे च प्लस अ च, ह प्लस अ ह, क प्लस अ क, चहक। अब इसको देखिए, हम इस रूप में जोड़े बनाते हैं तो जोड़े के रूप में कितने अक्षर हैं? 3। और कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण हैं। वैसे ही आ की बात करिए। अब यहां मैंने लिखा ममता। ध्यान क्या रखना है कि आ को उसी रूप में रखा गया है, इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, क्योंकि स्वर को टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये अक्षर की श्रेणी में भी आते हैं, वर्ण की भी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एक आघात में ये बोले जाते हैं। अब म प्लस अ प्लस म प्लस अ तो प्लस आ, अब क्या हो गया? ममता हो गया। अब हम बात करते हैं ई की। अब हमने यहां शब्द लिखा किसान। अब इसका वर्ण विच्छेद करना है। गलती आप क्या करते हैं कि ई को पहले रख देते हैं, कभी नहीं। आप बोलकर देखिए, पहले क निकलेगा फिर उसकी मात्रा निकलती है किसान। तो जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, क प्लस ई प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस आ, तो यानी किसान बन गया। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो भी मात्राएं हैं, चाहे इक की हो, चाहे ई की हो, चाहे उ की हो, चाहे ऊ की हो, ये वर्ण के बाद ही लगेंगे, ये पहले कभी नहीं लगाए जाते हैं। अब यहां मैंने ई की बात किया, सेम वही तरीका आपका चलेगा। नीलम, तो न धन ई धन ल धन अ धन म धन आ, तो क्या बन गया? नीलम बन गया। ऊ की बात करिए, कुमार। फिर यही ध्यान रखना है, क पहले आ रहा है, क में ऊ निकल रहा है, तो आपका वर्ण पहले लिखा जाएगा क प्लस ऊ प्लस म प्लस आ प्लस र प्लस अ, ये बन गया कुमार। अब ऊ की बात कर लें तो पूनम। अब ऊ ध्यान रखना है आपको, प प्लस ऊ प्लस न प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो ये क्या बन गया? आपका पूनम बन गया। अब अगर हम बात करेंगे कितने इसमें अक्षर है, कितने वर्ण हैं, तो यहां देखिए जोड़े बनाइए, 1 न में अ 2 म में आ 3, तो 3 अक्षर हैं। वर्ण की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण हैं। इसका इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर अक्षर पूछा जाए तो अक्षर लिखिए, और अगर वर्ण पूछा जाए तो वर्ण लिखिए। मात्रा के साथ अगर ये एक अक्षर है तो इसको एक ही पढ़ा जाएगा, प में अ निकल के और ऊ नहीं आएगा। किसी भी वर्ण में जब कोई भी मात्रा लगती है तो केवल एक लग सकती है, एक साथ 2 मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम यहाँ री की बात करें, कृपण। अब क में क्या लगा है? री की मात्रा लगा है, फिर वही क में री निकल रहा है, तो क प्लस री प्लस प प्लस अ प्लस ण प्लस अ, तो बन गया कृपण। अब ए की बात करें, मैंने एक शब्द लिया केसर, फिर वही ध्यान रखना है, क प्लस ए प्लस स प्लस अ प्लस र प्लस अ, बन गया केसर। और ध्यान ये रखिए, जब यहाँ ए की बात कर रहा, ए के बाद
तो आप यहाँ ए ही लगाएंगे। अगर आपने इसमें ऐसे कर दिया तो ये गलत माना जाएगा। अब कैलाश की बात करिए, फिर क प्लस आई। अब ये नहीं कि यहाँ पे आपने दो चुटकी लगा दिया, ये चिन्ह के रूप में दो लगाया जाता है, लेकिन अगर हम इसको मूल रूप में लिखते हैं या पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से होता है। क प्लस आई प्लस ल प्लस आ प्लस श प्लस आ हो गया कैलाश। आपका क्या बचा? ओ बचा। मैंने लिखा है मोरनी, म प्लस ओ, म प्लस ओ प्लस र प्लस अ प्लस न प्लस ई बन गया मोरनी। आओ की बात करेंगे, औजार। आओ, आओ है तो पूरा लिख दिया जाएगा, ये नहीं कि अ लिखे फिर औ लिखे, नहीं, ये स्वर है और उनको टुकड़ों में कभी नहीं बांट सकते हैं। आओ प्लस ज प्लस अ प्लस र प्लस आ बन गया औजार। इस प्रकार मात्राओं का वर्ण विच्छेद इसी प्रकार से किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कर लें आधा अक्षर की। अब आधा अक्षर यहाँ लिखा है और मैंने एक शब्द लिया भक्ति। भक्ति का वर्ण विच्छेद हम कैसे करें? अब यहाँ भ प्लस अ, ये ध्यान रखना है। क अपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा है, ये वर्ण की श्रेणी में आएगा। तो क और त में ई लगा है इधर से आके, तो त प्लस ई हमेशा ती की बात होती है, तो त पहले आता है और ई की ध्वनि बाद में निकलती है। इस प्रकार भक्ति आ गई। लेकिन अगर हम इसको अक्षर के रूप में जाने, अगर पूछा जाए भक्ति में कितने अक्षर हैं, तो दो ही बताना है, क्योंकि भ आ के साथ मिल गया, क अकेला रह गया और त ई के साथ मिल गया तो भक्ति, और इसको हम अक्षर की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये आपका हल चिन्ह लगा हुआ व्यंजन है। अब सच्चा की बात करेंगे, स प्लस अ च प्लस च प्लस अ, इसमें भी अगर बात करेंगे दो अक्षर और 1 2 3 4 5 5 वर्ण आएंगे। इस प्रकार आज आपने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, मात्राओं का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, आधे अक्षर को वर्ण और अक्षर के रूप में कैसे गिनते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।